हेलो दोस्तों, ये वीडियो जिस टॉपिक पे बन रही है उस टॉपिक के लिए मैं काम कर रहा हूँ अभी, जो कि है एक मैकेनिकल सिस्टम्स डिज़ाइनर। मैं लिक्विड इंजन डिज़ाइन टीम में हूँ अभी ISRO में फॉर द पास्ट 2 ईयर्स। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में और लोग जानें और मैकेनिकल इंजीनियर्स जानें और 11-12 के स्टूडेंट्स जानें जो कि इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं, जाने ये चीज़ कि एक मैकेनिकल सिस्टम्स डिज़ाइनर करता क्या है इंडस्ट्री में जाके। बहुत फजी चीज़ है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, या फिर पता भी होता है तो थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो वो एक जनरलाइज्ड वे में, फ़िलहाल तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एमटेक भी सिस्टम्स डिज़ाइन पे किया है, लेकिन मैं ये थोड़ा जनरलाइज्ड वे में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ। तो आज डिस्कस करेंगे कि एक डिज़ाइन इंजीनियर का इंडस्ट्री में क्या रोल होता है। मैं खुद लिक्विड इंजन डिज़ाइन टीम में काम करता हूँ ISRO में। मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, तो एक फ्रेशर हूँ फ्रॉम IIT KGP। तो मैं आपको एक एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, एक नया ज्वाइन इंजीनियर का पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि क्या होता है। तो पहली बात तो ये है, डिज़ाइन किस प्रोडक्ट का कर रहा हूँ उस पर बहुत डिपेंड करता है। वो चाहे आप एक बेड का कर रहे हो, ठीक है, वेदर यू आर डिज़ाइनिंग अ बेड, उसके अलग चीज़ होंगे। एक चेयर डिज़ाइन कर रहे हो, उसके कुछ अलग चीज़ होंगे, रिक्वायरमेंट्स होंगी। एक छोटे से छोटा प्रोडक्ट लेके एक सेफ्टी पिन सोच लो, उसका भी अलग रिक्वायरमेंट होगा। एक पेन का निप, उसका भी कुछ अलग क्राइटेरिया होगा, क्या क्या होना चाहिए। या फिर एक बड़ा लिक्विड इंजन, बूस्टर इंजन सोच लो, स्टेज सोच लो, आप डिज़ाइन कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होंगे प्रोडक्ट्स। ये सारे प्रोडक्ट को अनलॉक क्या करता है, सबसे पहला इनपुट क्या होता है डिज़ाइनिंग का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों वो चीज़ बना रहे हो, और उसके कंस्ट्रेंट्स क्या है कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक जैसे ये लिक्विड स्टेज है, आपको दिख रहा होगा, वो कितने वेलोसिटी में उड़ेगा, कितना थ्रस्ट देगा, ये सब चीज़ें। एक बेड, एक आदमी 2-3 आदमी का वेट संभाल ले सकता है। एक चेयर, क्या एक आदमी बैठा हो तो उसका लोड ले सके, है ना, चारों पहियों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, छोटे से छोटा जगह ले। एक सेफ्टी पिन, सबसे मिनिमम वेट के अंदर, मिनिमम स्पेस के अंदर वो आ जाना चाहिए और टूटना नहीं चाहिए, जल्दी फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए। एक पेन का निप जल्दी टूटना चाहिए नहीं चाहिए इतने लोड में। तो ये सब आपके कंस्ट्रेंट्स हो गए। तो और अच्छे से देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स और कंस्ट्रेंट्स जो बहुत वेरिएबल होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, वो क्या क्या हो सकता है एक्चुअली। सो ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स में पहले तो कुछ जनरल चीज़ों के बारे में बात करूंगा, जैसे कि स्पेस का ऑब्जेक्टिव, स्पेस का कंस्ट्रेंट सभी को है। इतना जगह तो है नहीं कि पूरा भर दो, है ना। वेट, सबको अभी लाइट वेट चाहिए जितना हो सके, एंड जितना कॉस्ट इफेक्टिव हो सके। सबके पास पैसे उड़ाने के लिए नहीं है। और फिर लोड इन टर्म्स ऑफ फोर्स, कि कितना लोड बेयरिंग कैपेसिटी है उस चीज़ का। चेयर पे बैठे टूट गया, एक आदमी का लोड भी हैंडल नहीं कर पा रहा, तो ऐसा चेयर कोई खरीदेगा नहीं, है ना। टेम्परेचर हो गया कि इतने हीट पे रहे, गल तो नहीं जाएगा, आइस की तरह तो नहीं है, 10 डिग्री पे भी रखो तो भी गलना चालू है कि नहीं। और वाइब्रेशन, एक कार डिज़ाइन किया, बहुत जर्क हो रहा है, कौन लेगा उसको, कोई नहीं लेगा। तो ये सारे आपके इनपुट्स हो गए एक डिज़ाइनर के लिए। तो फिर ये डिज़ाइनर करता क्या है, अच्छे से समझिएगा ये चीज़, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। ये इनपुट ले लिया उसने, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो सोचेगा उसके पूरे दिमाग से। वो अपना जितना भी स्टडीज़ है, जो भी आपने किया है वो नहीं पता, इंजीनियरिंग कुछ तो किया को होगा, या फिर प्योर साइंस कुछ कोर्स किया होगा, अपना पूरा थ्योरी लगा दो इसमें, ठीक है। वो प्रोडक्ट आपका नॉलेज से ही बनेगा, सबसे पहला स्टेप यही है। और जब आप अप्लाई करोगे बेसिक थ्योरीज, तब आपको कुछ कुछ उस प्रोडक्ट के पैरामीटर्स मिलेंगे। पैरामीटर्स क्या है, हर एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ बेसिक डायमेंशंस होंगे, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ID OD जो भी है, ठीक है ना। फिर उसका एक डिज़ाइनर बोल देता है कि एक डिज़ाइन प्रेशर, कि भाई ये इतने प्रेशर तक ही चलेगा। एक डिज़ाइन टेम्परेचर भी वो स्पेसिफाई कर देता है कि भाई देखो तुमने इतना बताया था, मैं उससे ज़्यादा इतना डिज़ाइन प्रेशर है, टेम्परेचर है, इतने तक वो चल सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स, एक पंखा घूम रहे हैं, उसका लाइफ साइकिल कितना होगा, कितना बार वो घूम सकता है, ठीक है, उसका भी उसने दे सकता है। और टॉलरेंस भी बता देगा कि इतने से इतने के बीच में वेरी भी कर सकता है कुछ चीज़, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार ये सब सेट हो गया, तो फिर वो क्या करता है, वो अपने ड्राइंग टीम को दे देता है। देखिए, ड्रॉ करना डिज़ाइनिंग नहीं है, यहीं पे आप समझिए बात को। ड्राइंग का अलग टीम होता है, ड्राफ्ट्समैन होते हैं जो ड्राइंग करते हैं। क्या करते हैं ये ड्राइंग वाले, जो ड्राफ्टिंग टीम है या फिर ड्राइंग टीम है, जिसे हम लोग ड्राफ्ट्समैन बोलते हैं, वो लोग, पहले आप इंजीनियरिंग ड्राइंग देखते हो ना, जो आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में घुस के ही करते हो ऑन पेपर, वो लोग ऑटोकैड में या फिर कोई भी 2D सॉफ्टवेयर में बनाते हैं व्यूज़, ठीक है। और उसका 3D मॉडल भी बहुत बार बनाते हैं, 2D व्यू, 3D व्यू जो भी हो, उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। ऑटोडेस्क का ऑटोकैड है, सॉलिडवर्क्स है, कैटिया भी बोल के एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में ड्राइंग्स बनाए जाते हैं, ताकि फिर वो डिज़ाइनर देख पाए कि भाई इसने जो जो बनाया है वो मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं। जैसे कि मैं एक सिलेंडर ड्रॉ करने बोलूँ,
इतना डायमीटर का बोला था, इतना लेंथ का बोला था, उसने सही से ड्रॉ करके दिया है कि नहीं ऑन पेपर, मुझे सबको भेजना है, उसके लिए ड्राइंग करना होता है। तो ये एक रिपीटेड इंटरेक्टिव प्रोसेस है, चलता रहता है। डिजाइनर देता है कि भाई तुम इतना लेंथ का ड्रॉ करो, वो ड्रॉ करता है, उसमें अब कुछ वेल्ड का सिंबल अच्छा नहीं दिखा है, लेंथ का एक डायमेंशन नहीं दिखा है, क्योंकि एक ड्राइंग में बहुत सारे 40, 50, 100 डायमेंशन भी होते हैं, तो बहुत सारे डायमेंशन एक बार में नहीं बैठाते। एक बार वो हो जाए तो फिर वो ड्राइंग पास होके फिर वो क्वालिटी टीम के पास जाता है। तो डिजाइनर भेजता है क्वालिटी चेक के लिए कि सर आप देखो, आप जज करो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेरा सब कुछ सही है कि नहीं, एंड फिर मुझे क्वेश्चन करो। तो क्वालिटी चेक वहाँ पे होता है, वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने यही मेथड क्यों चूज किया, ठीक है, फास्टनर में ये क्यों लगाया, वेल्डिंग ऐसा वेल्डिंग क्यों कर रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन सर्टिफाई होने के बाद तभी जाके हम लोग हायर कमिटीज में रेफर करते हैं उस चीज़ को, जहाँ पे बहुत सारे सीनियर साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर्स या फिर मैनेजर्स लोग बैठे हुए हैं। और एक बार ये ड्राइंग टीम, डिज़ाइन टीम, क्वालिटी टीम सब साइन करे, उसके बाद ही ये लोग क्लियर कर सकते हैं। हायर कमेटी क्लियर करती है आपके डिज़ाइन को, ठीक है, उससे पहले आप आगे नहीं जा सकते। तो सबसे पहले इन सब का सम्मति चाहिए होता है आपका, जो साइन करते हैं पेपर पे कि हाँ ये डिज़ाइन सही है। उसके बाद हायर कमेटी देखते हैं, उनको लगता है ठीक है तो ठीक है, नहीं तो वो भी बहुत बार पास ऑन कर सकते हैं। तो उसके बाद डिज़ाइनर क्या करता है, अब कुछ चीज़ें उसको लगा कि ये खुद बनाना ज़रूरी नहीं है, तो वो बॉट आउट कर लेता है। बॉट आउट क्या होता है, खरीद लो। एक छोटा सा स्प्रिंग है भाई, वो भी खुद बनाए क्या, अरे खरीद लो किसी से, बहुत सारे स्प्रिंग डिजाइनिंग कंपनीज है, ठीक है, खरीद लो। या और कुछ इंट्रिकेट बहुत जटिल सा कुछ है डिज़ाइन, तो उसके लिए खुद बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट दो। रॉ मटेरियल किस फॉर्म में आता है, रॉड, शीट, ऐसे इस टाइप के सिलेंडर्स, ऐसे इस टाइप के आपको जैसे दिख रहा है इस टाइप के फॉर्मेट में आ जाता है। और फिर उसको लेके मशीनिंग प्रोसेस करना होगा, जो लोग करते हैं उसको फैब्रिकेशन टीम बोलते हैं। तो वो लोग फिर मशीनिंग प्रोसेस में डालते हैं, जैसा जैसा ड्राइंग में बनाया गया है वैसा वैसा हर एक पार्ट विथ डायमेंशन विद इन सम टॉलरेंस बना देते हैं। ओके, तो इसमें भी बहुत सारे वो लोग भी क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आता है आपका असेंबली और इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें आपका हर एक पार्ट को असेंबल किया जाता है, 2-3 चीज़ों को एक साथ लाया जाता है, जैसे नट और बोल्ट के थ्रू, वेल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है ना। दो चीज़ को जोड़ना, आप कैसे जोड़ोगे या आपके ऊपर है। यहीं पे आता है एक कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपके दिमाग में था, फिर पेपर में आया, फिर रियलिटी में इस चीज़ के असेंबली के बाद ही बन सकता है, वो असेंबली और इंटीग्रेशन के बाद ही। लेकिन ये तब तक सही नहीं होगा जब तक आप हायर एग्जीक्यूटिव कमिटी को आप अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं दिखाते हो कि सर मैंने इससे मंगवाया, इससे बेटर ही हुआ है। तो ये सब बन गया है। इसके बाद हम फंक्शनलिटी पे देखते हैं कि क्या अभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, फंक्शनली ये इक्विप्ड है क्या, अभी भी नहीं है। इसके लिए पहले हमें जांच करना होगा। और कैसे जांच करेंगे, एक तो तरीका हो गया कि एनालिसिस करना, सिमुलेशन करना, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे अभी टेक्निक्स है। एक हो गया CFD, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लो कैसा हो रहा है वो देखने के लिए, ठीक है। फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, एक पूरा चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके देखना। हीट ट्रांसफर एनालिसिस होता है, क्या हीट कैसे फ्लो हो रहा है, हीट फ्लक्स कितना है, सब देखने के लिए। स्ट्रक्चरल एनालिसिस की स्ट्रेस कितना कितना हर एक पोर्शन में आ रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में। थर्मोस्ट्रक्चरल एनालिसिस की आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके वजह से स्ट्रेन स्ट्रेस रिलेटेड है, कितना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ थर्मल कंडीशन। कंबशन स्टेबिलिटी, जो आपका कंबशन स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी इंजन डिज़ाइनर के लिए, नहीं तो इंजन में फ्यूल का यूटिलाइज नहीं होगा सही से। रिजिड बॉडी डायनामिक्स जो है वो कर रहे हो, मैथमेटिकल मॉडल बना लिया किसी चीज़ का, वाटरफॉल या FFT बहुत रिक्वायर्ड है एक वाइब्रेशन एनालिसिस के लिए, तो ये सब आप कर सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उसके लिए, मैटलैब हो गया एक बहुत अच्छा कोडिंग प्लेटफॉर्म है उसके लिए, एंसिस हो गया बहुत अच्छा फाइनाइट एलिमेंट मेथड्स, फ्लुएंट भी उसके अंदर आ गया है, एडम्स है एक बहुत अच्छा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। सो इन सब चीज़ों के थ्रू आप बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हो, मतलब आप जो बनाए हो उस चीज़ को सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्ट कर रहे हो कि ये इस कंडीशन में कैसा काम करेगा, पहले से भांप ले रहे हो थोड़ा बिना उसको चलाए। और एक हो गया रियल टेस्टिंग, ये आपको करना ही पड़ता है, ये फुल प्रूफ है, ये हर एक इंजीनियर को अपने लाइफ में करना पड़ता है, वरना कुछ काम नहीं होता, हर एक साइंटिस्ट को भी करना पड़ता है, इससे ही आपको रियल डेटा मिलता है, ठीक है। और ये आप किस किस चीज़ों पे करोगे, आप बॉट आउट्स पे करते हो, ठीक है। जो आप खरीदे हो वो तो आपको जिस कंपनी से खरीदो वो बोल रहा है कि सही है, आपको कैसे पता सही है, आप टेस्ट करके देखोगे। जो आप फैब्रिकेट किया वो कंपोनेंट्स, उस पर भी आप टेस्ट करके देखोगे कि जो फैब्रिकेट किया है वो प्रेशर बियर कर रहा है कि नहीं, वो टेम्परेचर पे सही रह पा रहा है कि नहीं, है ना। फिर सब सिस्टम लेवल पे करते हो, एक बार इंटीग्रेट हो गया है, असेंबल हो गया है, वो सब सिस्टम सही है कि नहीं, फिर वो असेंबली लेवल पे करते हो कि लगा के देखता हूँ मेन व्हीकल में या फिर ऐसा कुछ, तो वहाँ पे सही है कि नहीं। और एक मार्जिन डेमोन्स्ट्रेशन करते हो कि बहुत ज़्यादा इनपुट्स वेरी कर रहा है तो भी ये कैसा फंक्शन करेगा, ठीक है। तो तभी जाके ये क्लियर होता है ऑपरेशन में आने के लिए या फिर कोई प्रोडक्ट में के पार्ट होने में लिए
जैसे कि एक छोटा प्रोडक्ट बनने के लिए ये सब पूरा प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, तभी सर्टिफाई होगा, तभी मार्केट में आएगा, या फिर तभी एक प्रोडक्ट का पार्ट बन पाएगा। लेकिन अभी के डिज़ाइनर्स के लिए ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसमें उसको क्या तकलीफें आ सकती है पहले से भाप के आपको उस हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। एक हो गया डिज़ाइन फॉर असेंबली प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा देख लो। और अर्गोनॉमिक्स, कस्टमर को सोचो एक ऐसा स्विच दे दिया जो वो रीच नहीं कर पा रहा, बहुत कस्टमर का ईज आपको पहले पता होना है, ताकि रिविजन्स कम हो, नहीं तो जाएगा फिर वापस आएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, और रियलाइजेशन टाइम बहुत कम हो जाएगा इससे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको और समझ में आ गया है। ये एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्टरी कोर्स था, डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, और कुछ आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसको पूरा सुनने के लिए आपसे धन्यवाद एंड थैंक यू टू ऑल। ओके गाइज, बाय बाय।